गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर विपुल याग्निक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल, जो क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नीट एज वेल एज सीबीएसई के लिए। चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल। तो जो बायोमोलिक्यूल वर्ड है वो वर्ड कैसे बना? तो जो बायो वर्ड है that is derived from Greek word bios, that is derived from Greek word bios, that means life। और जो molecule है it stands for group of atoms bonded together। तो आप बायोमोलिक्यूल को मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, पर जो एनसीईआरटी ने डेफिनेशन दिया हुआ है वो डेफिनेशन है कि बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स दैट इज़ प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसको हम बायोमोलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, अभी जैसे कि ये पेन है, ये बोर्ड है और मैं हूँ, तो इसमें क्या कोई फ़र्क है कंपोजिशन में, एलिमेंट्स में, केमिकल में? इनमें कुछ फ़र्क है क्या? अगर प्रैक्टिकली देखने जाए तो कुछ भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इन सब के अंदर भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, लेकिन फ़र्क पड़ता है उनकी मात्रा से। वो मात्रा मतलब एबंडेंस इनमें और लिविंग में अलग अलग है। जैसे कि एक अर्थ क्रस्ट ले लो, आप ले लेते हो अर्थ क्रस्ट और एक लिविंग टिश्यू। एक लिया आपने अर्थ क्रस्ट और एक लिया लिविंग टिश्यू। तो अर्थ क्रस्ट और लिविंग टिश्यू में कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है, फ़र्क है मात्रा का। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र, इनकी मात्रा लिविंग टिश्यू में अर्थ क्रस्ट से ज़्यादा है, जबकि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, इनकी मात्रा अर्थ क्रस्ट में लिविंग टिश्यू से ज़्यादा है। तो देखा जाए तो सब में अर्थ टिश्यू, अर्थ क्रस्ट और लिविंग टिश्यू दोनों में ऑक्सीजन की मात्रा ही सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है और लिविंग टिश्यू में इसकी मात्रा नेग्लिजिबल अमाउंट में है। अच्छा, अगर हमको स्टडी करना हो कि भाई लिविंग टिश्यू है, उसके अंदर हमको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देखने हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे देखेंगे? अगर हमको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देखने हैं लिविंग टिश्यू में तो कैसे देखेंगे? तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा केमिकल एनालिसिस। ठीक है, तो केमिकल एनालिसिस कैसे करते हैं पहले देखते हैं। केमिकल एनालिसिस, ठीक है, तो केमिकल एनालिसिस कैसे करेंगे? जैसे कोई भी लिविंग टिश्यू ले लिया, लिविंग टिश्यू मानो आपने लीवर का टुकड़ा लिया या कोई पौधा ले लिया, ठीक है, या कोई पौधा ले लिया, तो उसको आप क्या करोगे? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ उसको ग्राइंड करोगे। क्या करोगे? ग्राइंड करोगे। और ग्राइंड करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? मॉर्टार एंड पेसल आप यूज़ करोगे। उसको ग्राइंड कर लिया तो उसका बन गया स्लरी। क्या बना? उसका स्लरी बना। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलने जाए तो उसका चटनी बना दिया। अच्छा, आपको पता है कि ये TCI क्यों यूज़ करते हैं? दूसरा कोई एसिड क्यों नहीं लिया हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ही क्यों यूज़ किया? तो इसके दो रीज़न हैं। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूज़ करने के पीछे दो रीज़न है।
पहला रीज़न है कि जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है वो प्रोटीन को डीनेचर कर देता है, प्रोटीन को डीनेचर कर देता है। अभी आपको पता है कि सेल के अंदर जो एंजाइम है वो एंजाइम मोस्टली प्रोटीन है, एंजाइम मोस्टली प्रोटीन है। तो एंजाइम क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सारी स्टॉप हो जाती है। क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सारी स्टॉप हो जाती है। तो पहला रीज़न ये है कि हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं। दूसरा रीज़न है कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूज़ करने से जो मैक्रोमोलेक्यूल होते हैं, मैक्रोमोलेक्यूल, वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं केमिकल एनालिसिस के लिए। अच्छा, हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूज़ कर लिया, स्लरी बना ली। अब क्या करोगे? जैसे स्लरी तो आपने बना ली, तो आप क्या करोगे? एक बर्तन ले लोगे, बर्तन के ऊपर आप डालोगे एक कपड़ा, कपड़ा जो कि होगा चीज़ क्लॉथ या फिर कोई भी कॉटन क्लॉथ ले लेंगे। ठीक है, चीज़ क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ ले लेंगे। जो स्लरी होगा, जो स्लरी होगा उसको चीज़ क्लॉथ पे डालेंगे। ठीक है, तो जो स्लरी बनी थी उसके अंदर से कुछ चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो कैसी चीज़ें यहाँ पे आएगी? छोटी चीज़ें आएगी कि बड़ी चीज़ें आएगी? ऑब्वियसली छोटी चीज़ें आएगी। ठीक है, और ये जो कपड़ा है वो क्या करता है? फिल्टर करता है। कपड़ा क्या करता है? फिल्टर करता है। अच्छा, फिल्टर क्या हुआ? जो भी एसिड सॉल्युबल सब्सटेंस थे वो सारे फिल्टर हो गए और वो नीचे आ गए। तो जो नीचे का पार्ट है उसको हम अलग अलग बोलते हैं। जैसे फिल्टर हुआ इसलिए बोलते हैं इसको फिल्ट्रेट। ठीक है, एसिड में सॉल्युबल हुआ इसलिए बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। और छोटे छोटे हैं इसलिए इसको बोलता है माइक्रोमोलेक्यूल, इसको बोलते हैं माइक्रोमोलेक्यूल। ठीक है, अभी जो फिल्ट्रेट नहीं हुआ और यहाँ पे रिटेन हो गया है, यहाँ पे क्या हुआ है? रिटेन, तो उसको बोलेंगे हम रिटेंटेट। क्या बोलेंगे? रिटेंटेट। ठीक है, ये एसिड में सॉल्युबल नहीं हुआ तो इसको हम बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल, इसको हम बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल। अच्छा, ये तो बड़े बड़े हैं इसलिए इसको बोलेंगे मैक्रोमोलेक्यूल। क्या बोलेंगे? मैक्रोमोलेक्यूल। तो जो फिल्टर हुए जो एसिड सॉल्युबल है छोटे छोटे सब्सटेंस, तो ऐसे कौन कौन से हैं? तो सारे मोनोमर आएंगे। अच्छा, मोनोमर क्या है? जो सिंगल यूनिट है उसको हम मोनोमर बोलते हैं, सिंगल यूनिट को मोनोमर बोलते हैं। अच्छा, तो सिंगल यूनिट जैसे शुगर मान लो आप, ग्लूकोज। ठीक है, फिर आप सिंगल यूनिट मान लो एमाइनो एसिड, फिर आप सिंगल यूनिट मान लो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, फिर आयंस भी इसमें आ जाएंगे। तो ये माइक्रोमोलेक्यूल है। ठीक है, मैक्रोमोलेक्यूल कौन कौन से हैं? इनके जो पॉलीमर हैं, इनके जो पॉलीमर हैं वो मैक्रोमोलेक्यूल है। जैसे कि मान लो शुगर का है पॉलीसैकेराइड, शुगर का है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, एमाइनो एसिड का है प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड का है न्यूक्लिक एसिड। ये सब है मैक्रोमोलेक्यूल। अच्छा, इन सब में एक एक्सेप्शन है जो एक्चुअली उसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी कम है, फिर भी वो मैक्रोमोलेक्यूल में है। क्यों? उसका एग्जांपल है लिपिड। तो लिपिड इज़ नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलेक्यूल, इज़ नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलेक्यूल। अच्छा, ऐसा क्यों है? तो जो लिपिड है वो हमारे सेल में, सेल मेम्ब्रेन में होता है। जो ऑर्गेनेल्स का मेम्ब्रेन बनते हैं उसके अंदर होता है। जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बना होता है, तो इसका स्लरी बनता है तो ये टूटता तो है लेकिन उसके वेसिकल बन जाते हैं, उसके वेसिकल बन जाते हैं। और ये वेसिकल है ना, जैसे डरा हुआ छोटा बच्चा नहीं होता, वो एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े रह जाते हैं, तो ये भी एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है,
तो इसकी वजह से ये फिल्टर्ड नहीं हो पाते और ये रह जाते हैं रिटेंटेड में, जबकि इनका मॉलिक्यूलर वेट है सिर्फ 800 डाल्टन। तो डेफिनेशन के हिसाब से तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल में आना चाहिए। ठीक है, अभी माइक्रो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन्स है, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल है उसका डेफिनेशन है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 10,000 डाल्टन है। तो इसका देख लो आप, 800 डाल्टन है, फिर भी ये मैक्रो मॉलिक्यूल कंपोनेंट में है। बट एनसीईआरटी बोलती है ये स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, या इट्स नॉट अ स्ट्रिक्ट पॉलीमर। समझे बात आप मेरी? तो ये है बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है। अभी ये तो आपने ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देख लिए। अच्छा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस देखना हो तो कैसे देखेंगे? तो उसको हम बोलते हैं एश एनालिसिस। क्या बोलते हैं? एश एनालिसिस करेंगे हम। एश मतलब आप मान लो राख, ठीक है ना, राख का एनालिसिस करेंगे। तो जैसे आपने ले लिया कोई लिविंग टिश्यू, कोई लीवर का टुकड़ा या कोई पौधा ले लिया, ठीक है, फिर उसका वेट किया, उसका क्या किया? वेट किया, तो उसको बोलेंगे वेट वेट। क्या बोलेंगे? वेट वेट। फिर उसको सुखाया, उसके बाद उसका वेट किया तो उसको बोलेंगे ड्राई वेट। अच्छा, जब ये सूखा तो पानी तो चला गया, ये सूखा तो क्या हो गया? पानी चला गया, ठीक है। इसके बाद क्या किया? इसको जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जला तो कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड चले गए, ठीक है। तो क्या बचा? ऐश। तो ऐश में हम क्या देखेंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या देखेंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अच्छा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आपके पास सोडियम आएगा, कैल्शियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, ठीक है, आपका क्लोराइड आएगा, CaCO2 कैल्शियम कार्बोनेट आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सब चीज़ें आती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो ये हो गया आपके एश एनालिसिस। अभी ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस देखने के बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सेल कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। सेल कंस्टिट्यूएंट्स मतलब सेल में क्या क्या होता है, ठीक है। अभी सेल कंस्टिट्यूएंट्स आप देखो तो सेल में सबसे ज़्यादा होता है वाटर, फिर होता है प्रोटीन, फिर होता है न्यूक्लिक एसिड, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, फिर आयन। तो वाटर की मात्रा कितनी है? 70 to 90%। प्रोटीन की मात्रा है 10 to 15%। न्यूक्लिक एसिड है 5 to 7%। कार्बोहाइड्रेट है 3%, लिपिड है 2% और आयन है 1%। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आयन तो 3 to 1 करके आप याद रख लोगे, ठीक है। वाटर सबसे ज़्यादा होता है 70 to 90% और प्रोटीन 10 to 15 और न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%। अभी ऐसे देखा जाए तो लोग अलग अलग तरह से याद रखते हैं, तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि वाइज प्रोफेसर नीड्स चॉकलेट, लस्सी एंड आइसक्रीम। वाइज प्रोफेसर नीड्स चॉकलेट, लस्सी एंड आइसक्रीम। तो इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एनसीईआरटी नीट में पूछा है, ठीक है। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। अच्छा, तो मेटाबोलाइट्स क्या है? जैसा अपनी बॉडी है, मेटाबोलाइट्स, ठीक है। मेटाबोलाइट्स क्या है? जैसे अपनी बॉडी में कंटिन्यूस मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती है, कंटिन्यूस मेटाबॉलिक रिएक्शन चालू रहती है। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसाइज करना और कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन करना। तो ये अपने बॉडी में कंटिन्यूस रिएक्शन चालू होती है। तो ये रिएक्शन के जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, रिएक्शन के जो
इंटरमीडिएट्स बनते हैं उसी को बोलते हैं मेटाबोलाइट्स, उसी को बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबोलाइट्स दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। एक आपके पास प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, प्राइमरी, और एक सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का उनका एक डेफिनेट फंक्शन होता है, आइडेंटिफाइबल फंक्शन, जो प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट वाइटल फंक्शंस है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। सो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो ये वाइटल प्रोसेसेस में पार्ट लेते हैं, वो ये वाइटल प्रोसेसेस में पार्ट लेते हैं और दे हैव अ आइडेंटिफाइबल फंक्शन। अभी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से ही बनते हैं, पर उनका कोई डेफिनेट आइडेंटिफाइबल फंक्शन नहीं है। ठीक है, उनका देयर इज़ नो डेफिनेट आइडेंटिफाइबल फंक्शन, नो डेफिनेट आइडेंटिफाइबल फंक्शन। अभी ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनते तो है माइक्रोब्स में। कहाँ बनते हैं? माइक्रोब्स, प्लांट्स, फिर फंगाई। ठीक है, इनमें बनते हैं, लेकिन ये खुद यूज़ नहीं करते, उसको हम यूज़ करते हैं। इनके फंक्शन नॉन नहीं है। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है एनसीईआरटी का, जो हमको याद रखना है, इसमें से सवाल आता ही आता है नीट में। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का टेबल है जो अभी हम लिखने जा रहे हैं। नंबर 1, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में है कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन। नंबर 2, अल्कालॉइड्स, उसमें है मॉर्फिन, कोडेन। नंबर 3, एसेंशियल ऑयल, इसमें है लेमन ग्रास ऑयल। नंबर 4, टॉक्सिन्स, उसमें है एब्रिन, रिसिन। नंबर 5 है लैक्टिन, कॉनकैनावैलिन ए। तो जो कैरोटीनॉइड्स है एंड एंथोसाइनिन्स, वो प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। अल्कलॉइड्स में मॉर्फिन पेन किलर की तरह यूज़ होता है, कोडेन कफ सप्रेशन की तरह यूज़ होता है। जो लेमन ग्रास ऑयल है वो कॉस्मेटिक चीज़ों में यूज़ होता है। जो टॉक्सिन्स एब्रिन एंड रिसिन है वो बायोमेडिकल रिसर्च में यूज़ होते हैं। लैक्टिन जो है कॉनकैनावैलिन ए, वो भी बायोमेडिकल रिसर्च में यूज़ होता है। तो इसके आगे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, नंबर 6, ड्रग्स, जिसमें है विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन। नंबर 7, टर्पेनॉइड्स, जिसमें है मोनोटर्पिन एंड डाइटर्पिन। पॉलीमेरिक
सब्सटेंसेस जिसमें है रबर, गम एंड सेल्यूलोज। तो ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। ड्रग्स जो है विनब्लास्टिन वो कैंसर कीमोथेरेपी में यूज़ होती है। करक्यूमिन एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी यूज़ होती है, मतलब कहीं भी सूजन आया हो, इन्फ्लामेशन हो तो उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। टर्पिनॉइड्स है। और जो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है उसमें रबर, गम एंड सेलुलोज। रबर हम रबर टायर, लेटेक्स में यूज़ करते हैं, और सेलुलोज प्लांट सेल की सेल वॉल बनाता है। तो ये था वेरी इंपॉर्टेंट टेबल अबाउट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ये फ़र्क है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस, दे आर प्रोड्यूसिंग इन प्राइमरी मेटाबॉलिक रिएक्शन लाइक एमाइनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनते प्राइमरी मेटाबोलाइट से है, लेकिन उनका कोई आइडेंटिफाइबल फंक्शन नहीं होता। तो ये जो पूरा टेबल हमने देखा वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का था। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट दे आर नॉट यूज्ड बाय देम, दे आर यूज्ड बाय अस। सो आशा रखता हूँ कि ये जो टॉपिक हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। हमारा उद्देश्य एक ही है कि कम से कम समय में सटीक से सटीक जानकारी आपके तक पहुंचाई जाए, जो आपको कम समय में नीट की प्रिपरेशन और सीबीएसई की प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।